पैसा एक ऐसी चीज जो बिलियनर भी चाहता है और भिखारी भी चाहता है। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक नशा है। ये एक ऐसी भाषा है जो पीएचडी किए हुए एक स्कॉलर भी जानता है और एक अनपढ़ भी जानता है। पैसा जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो खुद में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, पर वो बाकी सारी चीजों की कीमत तय करता है। और हम सब की जिंदगी कहीं ना कहीं पैसे के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। लेकिन पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से, इसको डिटेल में समझते हैं। तो हजारों साल पहले दुनिया में बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें आपको कुछ सामान देना होता था और उस सामान के बदले में आपको कोई दूसरा सामान मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास चावल है और आपको शुगर चाहिए, तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में शुगर ऑलरेडी हो और वो व्यक्ति उस शुगर के बदले चावल लेने के लिए रेडी हो। अब आप ऑलरेडी देख सकते हो कि इसमें कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। इसलिए लोगों ने कुछ दूसरा सोचा और कमोडिटी का इस्तेमाल एज ए करेंसी करने लगे। वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंसी के तौर पे करने लगे जिसकी जरूरत लगभग सबको होती है, जैसे कि जानवर, अनाज, अल्कोहल, टोबैको, ये सारी चीजें एज ए करेंसी यूज होने लगी। यहाँ तक कि एंशिएंट मेसोपोटामिया में प्याज यानी कि अनियन को भी एज ए करेंसी यूज किया जाता था। लोगों को सैलरी प्याज में मिलती थी। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि आपको एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि आपकी सामान की एक्चुअली में वैल्यू कितनी है। और जो कमोडिटी है वो टाइम के साथ में खराब होने लगते हैं, जानवर मर सकते हैं, अनाज सड़ सकता है। तो इन सारे प्रॉब्लम के कारण लोगों ने फिर से सोचा और अब लोगों को किसी यूनिवर्सल चीज की जरूरत थी। और यहाँ पे आता है गोल्ड एंड सिल्वर। लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर को एज ए करेंसी यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत जल्दी इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि गोल्ड का वजन भारी होता है। तो जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप हमेशा गोल्ड को कैरी नहीं कर सकते हो, और इसके अलावा इसमें चोरी का भी डर काफी ज्यादा होता था। तो फिर कुछ गोल्ड स्मिथ ने मिलकर इसका एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि आप अपना गोल्ड मुझे दे दो और उसके बदले में मैं आपको एक कागज का टुकड़ा दूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दूंगा, जिसमें ये लिखा होगा कि मैं आपका कर्जदार हूँ, और जब भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को मुझे वापस दोगे, मैं आपको आपका गोल्ड वापस कर दूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को IOU कहते हैं, यानी कि IOU, मैं आपका कर्जदार हूँ। और बहुत ही जल्द ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, ये जो IOU है, ये जो रसीद है, वो एज ए करेंसी यूज होने लग गई। लोगों ने इस रसीद के बेसिस पे ही बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ टाइम बाद इन गोल्डस्मिथ ने एक चीज नोटिस करी। उन्होंने नोटिस किया कि कोई भी अपना गोल्ड वापस लेने तो आ ही नहीं रहा है, सब के सब उस रसीद के बेसिस पे ही बिजनेस कर रहे हैं। एक तरह से उनका रसीद ही पैसा बन चुका है, उनका रसीद ही करेंसी बन चुकी है। और इसका उन्होंने फायदा उठाना शुरू किया। उन्होंने फेक रसीद बनाना शुरू कर दी, जबकि उनके पास गोल्ड था भी नहीं, लेकिन उन्होंने फेक रसीदें बनानी शुरू कर दी। और यहीं से स्टार्ट होता है दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम जो आज तक चल रहा है। वो जो गोल्डस्मिथ की शॉप थी वो था दुनिया का पहला बैंक, और वो जो रसीद थी वो थी दुनिया की पहली करेंसी। आपके हिसाब से बैंक कैसे काम करता है? ज्यादातर लोगों को लगता है आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो और उसी डिपॉजिट मनी को बैंक किसी को लोन देता है और उस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और उसी इंटरेस्ट के बेसिस पे बैंक प्रॉफिट कमाता है। तो फिर इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक का ऑपरेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए। आप कल को 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक अपने नियमों के अनुसार उसका 10% रिजर्व रखता है और 900 रुपए लोन पे दे देता है। उसने 900 रुपए 12% के इंटरेस्ट पे लोन दिया और आपके 1000 रुपए पे वो 4% का इंटरेस्ट दे रहा है। इसके बीच में जो 8% बचा वो प्रॉफिट है। दुनिया के ज्यादातर बैंक इसी तरीके से काम करते हैं, पर यहाँ पे कुछ और गेम भी चल रहा है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। बैंक आपके 1000 रुपए को 10,000 रुपए बना करके बिजनेस कर सकते हैं। यस, बैंक आपके पैसे को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं और वो 10,000 रुपए पे बिजनेस कर सकते हैं। एक्चुअली में बैंक का ऑपरेशन कुछ इस तरीके का होता है। जब आप अपना 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक उसका सिर्फ 10% रिजर्व रखता है और बाकी 900 रुपए वो किसी को लोन दे देता है। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुली देखना, 1000 रुपए डिपॉजिट करने के बाद आपका जो बैंक बैलेंस शो करेगा वो करेगा 1000 रुपए। इसी के साथ जिस व्यक्ति ने 900 रुपए का लोन लिया है उसको भी बैंक बैलेंस शो करेगा 900 रुपए, जबकि बैंक के पास में सिर्फ 1000 रुपए कैश था। यानी कि उन्होंने बस कंप्यूटर में कुछ नंबर्स टाइप किए और 900 रुपए एक्स्ट्रा क्रिएट हो गए, जो कि वर्चुअल है, क्योंकि उसको बैक करने के लिए कोई कैश तो है नहीं। अब ये गेम यहाँ पे नहीं रुकता है, इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ता है। अब जिस व्यक्ति ने 900 रुपए का लोन लिया होगा, उसने लोन ऐसे तो नहीं लिया होगा, वो 900 रुपए खर्च करना चाहता होगा, तो वो व्यक्ति 900 रुपए खर्च करता है और खर्च करने के बाद वो 900 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और यहाँ पर बैंक फिर से उस 900 रुपए का सिर्फ 10% डिपॉजिट रखता है और बाकी 810 रुपए फिर से लोन दे देता है। और ऐसा करते करते बैंक आपके 1000 रुपए को 10,000 रुपए बना करके बिजनेस करता है। आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में सेफ पड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। कल को अगर सिर्फ 20 या 30% लोग भी अपना पैसा बैंक से निकालने लग गए तो बैंक के पास में कोई पैसा बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक के पास में इतना पैसा है ही नहीं कि वो अपने सारे कस्टमर को अपने पैसे कैश में दे सके। इसी को बैंक रन कहते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है उसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। अगर आप दुनिया के सारे अकाउंट के बैंक बैलेंस को ऐड कर दोगे तो मान लो फाइनल अमाउंट आता है 100 रुपए, तो एक्चुअल में सिर्फ 10 रुपए कैश में अवेलेबल है, बाकी 90% सिर्फ वर्चुअल है जो आपको आपके बैंक अकाउंट में
दिखता है, आपके स्क्रीन पे दिखता है। और ये सारा फाइनेंशियल सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप इस ट्रैप में हमेशा बने रहो। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज का होना काफी ज्यादा जरूरी है, और उसी के लिए ये चैनल है। और इसके अलावा क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? इस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।